हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक सारा एजुकेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। मतलब ये कि आपको यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। कभी भी ऐसा नहीं होगा यहाँ पर कि आपने 2 चैप्टर्स अगर पढ़े हैं तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गए और उसके बाद अगर आगे आप फर्दर उस कोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको पे करने के लिए बोला जाए या फिर आपको ये बोला जाए कि आप कुछ फ़ीस वगैरह जो है वो दीजिए। ऐसा नहीं होगा। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि आप लोगों तक जितना भी क्वालिटी कंटेंट है क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक, सीबीएसई हो, स्टेट बोर्ड हो, हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, एनटीएससी हो, ओलंपियाड हो, कोई भी चीज़ हो, इसका सारा का सारा क्वालिटी कंटेंट आप लोगों तक एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाए, जिसको पढ़कर जिसके से ज्ञान लेकर आप अपनी लाइफ्स में अच्छा कर सकें, एग्जाम्स में अच्छा कर सकें, बेहतर इंसान बन सकें और देश की तरक्की में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें, अपने करियर्स अच्छे करियर्स बना सकें, बढ़िया फील्ड्स में जा सकें। तो ये मैग्नेट ब्रेन्स की प्रतिबद्धता है और इसी मिशन के साथ हम लोग आगे चल रहे हैं। तो आप लोग इंश्योर रह सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पर, ये हमारा कमिटमेंट है, आप लोगों को सारा का सारा कंटेंट हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट ही प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इसी नोट पर अब हम लोग हमारे सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स में आपके टेस्ट पेपर और टेस्ट की जो सीरीज़ वगैरह है वो शुरू की गई है, जिससे कि आप अपने टर्म 2 की जो एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है वो ज़्यादा अच्छे से कर सकें। उसी टेस्ट पेपर की सीरीज़ में आज हम लोग हमारा जो हिस्ट्री क्लास 12 का जो टर्म 2 का सिलेबस है उसका जो पहला चैप्टर है किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, उसमें हम लोग केस बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह देखने वाले हैं। इसके पहले हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस किस तरीके के बन सकते हैं, कैसे जवाब देना है, उसके बारे में बातचीत कर चुके हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं उसके बारे में बातचीत कर चुके हैं। जो तीसरी कैटेगरी यहाँ से निकल कर आती है कि केस बेस्ड क्वेश्चंस किस तरह से हो सकते हैं, उसके बारे में आज हम लोग अपनी बातचीत या अपना डिस्कशन वगैरह शुरू करेंगे। हम लोग इसमें ये देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस वगैरह यहाँ से बन सकते हैं और किस तरीके के जो हैं क्वेश्चंस वगैरह जो यहाँ पे पूछे जाएंगे उनको हम लोगों को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू हियर वी बिगिन एंड हमारा पहला क्वेश्चन ये है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं केस बेस्ड क्वेश्चंस में ये होगा कि हम लोगों को एक पैराग्राफ दिया जाएगा, वो पैराग्राफ हम लोगों को पढ़ना है और उस पैराग्राफ के ऊपर फिर हम लोगों से 3 सवाल पूछे जाएंगे। 2 क्वेश्चंस 1-1 नंबर के होंगे और 1 क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। और 2 लाइन 1-1 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं मैक्स टू मैक्स 2 या 3 लाइनों में हमको एक्सप्लेन करने हैं और जो 2 नंबर का क्वेश्चन है वो 4 से 5 लाइनों के अंदर अंदर हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसमें एक अच्छी बात यह है कि अगर आपने चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तो भी, क्योंकि आपको एक पैराग्राफ दिया गया है और सवाल उसी के ऊपर पूछा गया है, तो आप अपना जो आंसर है पैराग्राफ में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसके बेसिस पर आप बना सकते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर पैराग्राफ में दी गई है उसके बेसिस पर आप अपना आंसर जो है लिख सकते हैं। तो अगर चैप्टर का कोई एस्पेक्ट नहीं भी पढ़ा और वहां से भी अगर एक केस बनकर आ जाता है तो भी इसको पढ़कर उसका जवाब दिया जा सकता है। इनफैक्ट जब मैंने अपना क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस आप लोगों के सामने रखा था उसमें मैंने कहा भी था कि अगर हो सके तो सबसे पहले जो केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, 2 सवाल आएंगे 8 नंबर के कुल मिला के, इनको आप लोग सबसे पहले करिए, क्योंकि इसमें अलग से कुछ बुद्धि लगाने की या दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। आपको एक पैराग्राफ दिया है, आपसे सवाल पूछें और आपको सीधे सीधे उसके जवाब देने, तो ज्यादा इसमें कुछ परेशान होने वाली बात है नहीं। तो पहले हम लोग पैराग्राफ पढ़ेंगे, फिर सवाल देखेंगे और फिर किस तरीके से इसका जवाब वगैरह दिया गया वो चीज हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। तो पहला जो पैराग्राफ है द एसेसिबल एम्परर, देखते हैं। इन द अकाउंट्स ऑफ हिज एक्सपीरियंस मोन्सेराटे who was a member of the first Jesuit mission says it is hard to exaggerate how accessible he ब्रैकेट में अकबर मेक्स हिमसेल्फ टू ऑल हु विश ऑडियंस ऑफ हिम। अपना आप जो एक्सपीरियंस वगैरह रहा है मुगल कोर्ट वगैरह का, एक व्यक्ति थे मोन्सेराटे जो जेसुआइट मिशन जो पहला आपका 1580s के आसपास में मुगल कोर्ट में गया था उसके एक मेंबर थे। ये बताते हैं कि भाई अकबर जो थे या फिर एम्परर जो थे, जो भी उनसे मिलना चाहते थे वो उनसे कितना आसानी से मिल सकते थे। इस बात को अगर आप मतलब मैं आपको समझाऊंगा तो आपको लगेगा कि मैं अतिशयोक्ति कर रहा हूं, या फिर अगर मैं जितना आसानी से अकबर जो है लोगों से मिलते थे, एसेसिबल थे, अगर उसको मैं बताऊंगा तो आप लोगों को लगेगा कि अतिशयोक्ति है, राजा इतना आसानी से जो है आखिर लोगों से कैसे मिल सकता है। ये जो है पहला लाइन हो गया। For he creates an opportunity almost every day for any of the common people or of the nobles to see him and to converse with him। वो बेसिकली जिस तरीके से अपना काम वगैरह करते हैं दिन में, उसके कारण अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं दोनों के लिए, चाहे आपके जो सामान्य व्यक्ति हैं उनके लिए या फिर जो आपके नोबल्स हैं, जो बड़े आपके अमीर उमराव हैं, दोनों के लिए, कि वो बादशाह को देख सकें और उनके साथ में कन्वर्स कर सकें, उनके साथ में बात कर सकें। एंड ही इंडिएवर्स टू शो हिमसेल्फ
प्लीजेंट स्पोकन एंड अफोर्डेबल रेदर देन सीवियर टुवर्ड्स ऑल हु कम टू स्पीक विथ हिम। प्लस उनका जो अपना खुद का नेचर है वो इस तरीके से है कि वो अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि वो बहुत अच्छे से बात करने वाले व्यक्ति हैं, ना कि वो बड़े कठोर हैं उन लोगों के प्रति जो उनसे बात करने के लिए आते हैं। मतलब अगर कोई इनसे बात करने आएगा तो ऐसा नहीं है कि राजा हैं तो वो बहुत कटु हैं या कठोर हैं, वो बहुत प्लीजेंट स्पीकिंग है, बहुत प्यार से सबसे मिलते हैं, तो उनका अपीयरेंस भी जो है इस तरीके से है कि सामने वाला कंफर्टेबल महसूस करता है। आगे, इट इज वेरी रिमार्केबल दैट हाउ ग्रेट एन इफेक्ट दिस कर्टसी एंड एफेबिलिटी हैज इन अटैचिंग हिम टू द माइंड्स ऑफ हिज सब्जेक्ट्स। अब वो आगे कहते हैं कि अब ये बहुत रिमार्केबल बात है, इतना अगर आप सॉफ्ट स्पोकन हो, इतना अच्छे से काम कर रहे हो, कॉमन व्यक्ति और नोबल जो व्यक्ति हैं, नोबल जो हैं, सबको अगर आप बराबरी से एसेसिबल हो, तो इससे एक इफेक्ट जो है वो निकल कर जाता है कि भाई कितना शालीन व्यक्ति है, कितना आसानी से जो है लोगों के साथ में वो जो है मिलता है। तो इससे आपके जो लोग हैं उनके मन में भी जो है एक बड़ी अच्छी इमेज जाती है, और इस तरीके से आपके जो सब्जेक्ट्स वगैरह हैं वो बहुत ज्यादा कनेक्टेड या फिर बहुत ज्यादा सपोर्ट महसूस करते हैं अपने एम्परर के प्रति। अब ये जो है आपका पूरा का पूरा एक पैराग्राफ हो गया। बेसिकली यहां से ये समझ में आता है कि जो आपके एम्परर साहब थे वो आसानी से मिल लेते थे लोगों से। अकबर काफी सॉफ्ट स्पोकन किस्म का व्यक्ति था, बहुत प्यार से बात करता था, सबसे अकड़ नहीं थी राजाओं वाली, एंड इन सब चीजों के कारण लोगों के मन में एक बहुत अच्छा इंप्रेशन उनके प्रति बनता था। डे टू डे एक्टिविटीज इस तरीके की थी कि एक सामान्य आदमी से लेके नोबल तक या फिर एक नोबल से लेके सामान्य आदमी तक जो है इनसे मिल सकता था, इनसे राब्ता कर सकता था, गुफ्तगू कर सकता था। अब यहां से 3 सवाल पूछे गए। हु वेर जेसुइट्स, हाउ डिड दे एस्टैब्लिश देयर नेटवर्क इन इंडिया, पहला। हाउ डिड मोन्सेराटे अकॉर्ड हिज एक्सपीरियंस अबाउट द अकबर, एंड तीसरा, हाउ हैड अकबर्स कर्टसी ब्रॉट एफेबिलिटी फॉर हिज सब्जेक्ट, एक्सप्लेन। अब 2 सवाल तो सीधे सीधे आप कर दोगे, भले ही आपने अकबर वाला चैप्टर पढ़ाओ या ना पढ़ाओ। जेसुइट वाला क्वेश्चन करने के लिए जरूरी है कि आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि जेसुइट्स कौन थे। तो अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा तो इसके बारे में आप थोड़ा सा फंस सकते हो, मगर ये 2 क्वेश्चन तो सीधे सीधे आपका पैराग्राफ देखकर बन जाते हैं। तो पहले मैं आपको 2 क्वेश्चन बताता हूं, उसके बाद पहला वाला बताऊंगा। चले, तो जो सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड मोन्सेराटे अकॉर्ड हिज एक्सपीरियंस अबाउट द अकबर, तो जो बात इसमें पढ़ी है वही की वही लिख दो कि अकबर के बारे में इन्होंने ये बोला है कि सामने वाला बहुत आसानी से एसेबल है, चाहे आपका नोबल्स हो चाहे आपके कॉमन लोग हो, बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत आप जो है सबके प्रति जो है वो आपका विलिंग है सबसे मिलने के लिए, और बहुत कंफर्टेबल जो है लोगों को कर देता है। जितना आसानी से आप उनसे मिल सकते हो, जो भी व्यक्ति उनकी ऑडियंस चाहता है उसको डिस्क्राइब किया जाए तो लोगों को अतिशयोक्ति लगती है। 3-4 पॉइंट आप छोटे छोटे एक एक लाइन के लिखकर जो है एक्सप्लेन कर सकते हो। दूसरा, हाउ हैड अकबर्स कर्टसी ब्रॉट एफेबिलिटी फॉर हिज सब्जेक्ट, एक्सप्लेन। तो इसमें आप लिख सकते हो कि इतना आसानी से अगर सामने वाला मिल रहा है, इतना आसानी से जो है वो सबसे बात कर रहा है, इतना प्लीजिंग है, इसके कारण होगा ये कि सामने वालों के जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके दिमाग में भी श्रद्धा बैठेगी, इज्जत बढ़ेगी, और एक जो लॉयल्टी है उसकी भावना अपने आप आती चली जाएगी, एफिलिटी जो है वो अपने आप जो है बढ़ती चली जाएगी। तो इसके लिए आपको आंसर भी देखने की जरूरत नहीं है, पैराग्राफ की मदद से आप 2 पॉइंट बना सकते हो। तीसरा, जेसुइट्स कौन थे, तो बेसिकली ये जो क्रिश्चियन मिशन है इसके प्रचार प्रसार में लगे हुए लोगों का समूह था। जो आपके पुर्तगाली आए थे तो उनके साथ में जेसुइट्स आए थे, और उन्होंने फिर इंडिया में आपका क्रिश्चियनिटी का या क्रिश्चियन धर्म जो है उसका प्रचार प्रसार में काफी अपने आप को लगाया। क्योंकि अकबर साहब जो थे ये रिलीजन को लेकर काफी इंटरेस्टेड थे, तो इन लोगों को बुलाया था उन्होंने क्रिश्चियनिटी के बारे में समझने के लिए अपना फतेहपुर सीकरी में। 1580 में ये लोग आए, लगभग 2-1 साल वहां पर रहे। अकबर ने काफी सारे सवाल पूछे, खूब इंटरेक्शन हुआ, और उसके बाद में फिर ये लोग लौट गए थे। बाद में 2-1 मिशन और जो थे आपका अकबर के कोर्ट में लाहौर वगैरह में भी गए थे। 1590s के आसपास की बात है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फिर से हमको वही पैराग्राफ दिया हुआ है और हमको उसके पढ़ के फिर उसके बाद उसके बारे में जवाब देना है। द फ्लाइट ऑफ द रिटन वर्ड, अबुल फजल वर्ड। अब अबुल फजल के वर्ड्स यानी कि अबुल फजल का जो उनका लिखे हुए शब्द हैं उसके बेसिस पे एक पैराग्राफ बनाया, और उसके बाद फिर इसके ऊपर सवाल पूछे जाएंगे। द रिटन वर्ड में embody the wisdom of bygone ages and may become a mean टू इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस। जो रिटन वर्ड है में एम्बॉडी द विजडम ऑफ बायगॉन एजेस एंड में बिकम अ मीन टू इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस, यानी कि जो लिखा हुआ शब्द है वो जो आपका बीता हुआ समय है उसके उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो विजडम या जो नॉलेज वगैरह गेन किया गया था उसको बताता है, और जो आने वाली आपकी पीढ़ियां हैं उस नॉलेज के बेसिस पर और बिल्डअप कर सकती हैं और ज्यादा इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस या तरक्की जो है वो कर सकती हैं। द स्पोकन वर्ड गोज टू द हार्ट ऑफ दोज हु वेर प्रेजेंट टू हियर इट। अब जो पढ़ा हुआ शब्द है, ये जो बोला हुआ शब्द है, ये सिर्फ वही लोगों तक जाएगा जो लोग वहां पे खड़े होकर उसको सुन रहे थे। द रिटन वर्ड गिव्स विजडम टू दोज हु वेर नियर एंड फार। मगर लिखा हुआ जो शब्द है इसको तो कोई भी पढ़ सकता है, चाहे
वो पास में हो चाहे वो दूर हो, तो ये जो स्पोकन शब्द है उससे ज्यादा मजबूत या ज्यादा पावरफुल है, इस तरीके से कहना चाह रहे हैं। इट वॉज नॉट फॉर द रिटन वर्ड, इफ इट वॉज नॉट फॉर द रिटन वर्ड द स्पोकन वर्ड वुड सून डाई। अब अगर आप शब्द, जो बोली गई बात है या जो बोले गए विचार हैं, अगर आप उनको लिखकर नहीं रखोगे तो जो बोला गया विचार है वो भी लोग भूल जाएंगे और वो जो स्पोकन वर्ड्स थे वो मर जाएंगे। एंड नो कीप सेक वुड बी लेफ्ट अस फ्रॉम दोस हु वर पास्ड अवे। और जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग जो चले गए हैं, उन्होंने जो भी जिंदगी में सीखा, जो भी नॉलेज गेन किया, हमारे पास उसका कोई रिकॉर्ड वगैरह नहीं बचेगा। सुपरफिशियल ऑब्जर्वर्स सॉ इन द लेटर अ डार्क फिगर बट डीप साइटेड सॉ इन इट अ लैम्प ऑफ विजडम। चिरागे शिनासाई, जो आपके सुपरफिशियल ऑब्जर्वर्स थे, जो ज्यादा चीजों को सिर्फ ऊपर ऊपर से सतही तौर पे देखते थे, ज्यादा गहराई से नहीं देख रहे थे, उनको जो लिखे हुए अक्षर हैं वो सिर्फ काले फिगर्स की तरह दिख रहे थे, मगर जो गहराई तक चीजों को देख सकते थे वो इन काले अक्षरों को बेसिकली आपके अकल के चिराग या विजडम का जो चिराग है उसके तौर पे देख रहे थे। इसके लिए बाकायदा नाम भी बताया है, चिराग है शिनासाई। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आगे ये लिखते हैं, द रिटन वर्ड लुक्स ब्लैक नॉट विथ स्टैंडिंग द 1000 रेज विथ इन इट, द रिटन वर्ड्स लुक ब्लैक नॉट विथ स्टैंडिंग द 1000 रेज विथ इन इट, और इट वॉज अ लाइट विथ अ मोल इन इट दैट वार्ड्स ऑफ द इविल ईव। तो बेसिकली यहां पर ये कहना चाह रहे हैं कि जो लिखा हुआ शब्द है, हालांकि वो काला है, मगर उसमें से जो रोशनियां निकल रही हैं विजडम की, वो उसको रोकता नहीं है, वो लोगों तक जो है वो सारी की सारी रोशनी वगैरह भेजता है। अ लेटर, खत वॉज द पोर्ट्रेट ऑफ विजडम। एक जो लेटर या फिर एक जो खत है वो बेसिकली विजडम का पोर्ट्रेट है। अ रफ स्केच फ्रॉम द रियल्म ऑफ आइडियाज, अ डार्क लाइट अशरिंग इन डे, अ ब्लैक क्लाउड प्रेग्नेंट विद नॉलेज, स्पीकिंग थ्रू डम, स्टेशनरी येट ट्रैवलिंग, स्ट्रेच्ड ऑन द शीट एंड येट सोरिंग अपवर्ड्स। अब इसके बाद में जो लिखा हुआ आपका नॉलेज है उसके बारे में उन्होंने काफी सारी बातें कही हैं कि जो लिखा हुआ खत है, जो अगर आपने कुछ लिखकर किसी चीज का अगर नॉलेज वगैरह रखा हुआ है इकट्ठा करके, तो वो एक विजडम जो है उसकी तस्वीर है, एक रफ स्केच है रियल्म ऑफ आइडियाज का, यानी कि आपके जो विचार हैं वो कैसी एक दुनिया बना सकते हैं उसका एक स्केच आपको निकल कर आ रहा है। एक डार्क लाइट है अशरिंग इन डे, एक दिन में एक आपकी लाइट जो है, एक गहरी रोशनी जो निकल कर आ रही है उसको डिस्क्राइब कर रहा है। एक काला बादल जिस तरीके से पानी से भरा रहता है, उसी तरीके से ये जो लिखे हुए खत हैं या फिर जो लिखे हुए आपके शब्द हैं, इनमें नॉलेज जो है वो भरी हुई है। इसी तरीके से स्पीकिंग थ्रू डम, जिन लोगों को पता नहीं है वो लोग उनसे ये अक्षर बात कर रहे हैं, अगर वो इनको पढ़ सकते हैं। स्टेशनरी या ट्रैवलिंग, ये रुके हुए हैं मगर फिर भी ये ट्रैवल कर रहे हैं। इनमें आपकी जो कथाएं जो हैं, कई सारी इधर से उधर जाने की कथाओं का वर्णन वगैरह जो है किया जा सकता है। स्ट्रेच्ड ऑन द शीट एंड येट सोरिंग अपवर्ड्स, अब हालांकि ये लिखे गए शीट के ऊपर मगर फिर भी ये आपको ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हैं, ये आपको कई सारी चीजों का जो है डिस्क्रिप्शन वगैरह बता रहे हैं। इस तरीके से एक लंबा चौड़ा आपका पैराग्राफ हो गया। फिर उसके ऊपर 3 सवाल। पहला, हु वाज अबुल फजल, व्हाट वर द रिटन वर्ड्स, व्हाट विल द रिटन वर्ड्स एम्बॉडी। तो अबुल फजल कौन था? अबुल फजल बेसिकली आपका एक फेमस कोर्ट हिस्टोरियन था एम्परर अकबर का। एंड ये जो थे, इन्होंने बेसिकली आपका जो अकबरनामा रहा है उस किताब को लिखकर तैयार किया था। प्लस इनके बारे में एक और बात पूछी गई थी कि व्हाट विल द रिटन वर्ड एम्बॉडी। तो अबुल फजल कौन था? कोर्ट हिस्टोरियन था जिसने अकबर का जो अकबरनामा जो है वो लिखकर तैयार करी। और रिटन वर्ड क्या इंबॉडी करते हैं? तो रिटन वर्ड क्या इंबॉडी करते हैं वो आप यहां से लिखकर दे सकते हैं कि जो पुराना हमारे जो बुजुर्गों का नॉलेज था वो बताते हैं, और उसके बाद जो यहां पे सारी बातें कही हैं कि आपका क्लाउड प्रेग्नेंट विद नॉलेज, आपका ये जो क्या कहते हैं इसको, स्टेशनरी येट ट्रैवलिंग, स्ट्रेच्ड ऑन द शीट एंड येट सोरिंग अपवर्ड्स, ये सारी बातें जो आप लिखकर इसमें बता सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा। दूसरा, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन स्पोकन एंड रिटन वर्ड। तो बड़ा एक लाइन का जवाब बनता है कि जो लिखा हुआ शब्द है, ये जो बोला हुआ शब्द है वो सिर्फ कुछ लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, जो लिखा हुआ शब्द है वो बहुत से लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। अगर शब्द बोले गए शब्द को अगर लिखा नहीं जाएगा तो बोला हुआ शब्द जो है वो जल्दी लोग भूल जाएंगे, दूसरे शब्दों में वो मर जाएगा। इस तरीके से इसका जवाब जो है 2 लाइन में दिया जा सकता है। अब ब्लैक क्लाउड प्रेग्नेंट विद नॉलेज, व्हाट इज द मीन, what is it meant according to अबुल फजल्स व्यू। तो एक काला क्लाउड जो है, जो नॉलेज से प्रेग्नेंट है, शब्दों को इन्होंने इस तरीके से डिस्क्राइब किया। तो बेसिकली अक्षर जो है वो काले स्याही से लिखे जाते हैं और इसमें 50 तरीके का नॉलेज आपको दिया हुआ है जिसकी मदद से आप एक बेहतर इंसान बनते हैं। तो बेसिकली जिस तरीके से काला बादल पानी से भरा हुआ रहता है और वो पानी की काफी सारी वर्षा वगैरह कराता है, उसी तरीके से जो काले खत हैं ये इतनी सारे नॉलेज और ज्ञान से भरे हुए हैं कि ये आपको ज्ञान की वर्षा कराकर आपको नॉलेज से सराबोर कर देंगे। बेसिकली अबुल फजल जो है यहां पर ये बात कन्वे करना चाह रहे हैं। इस तरीके से आप जो है 4-5 लाइनों में इसको लिखकर तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन जो है हो जाएगा। चलें
तो यहां से अपने को बेसिकली ये समझ में आ रहा है कि पैराग्राफ वगैरह पढ़कर आपको जो 3 सवाल पूछे जाएंगे, 2 सवाल तो उसमें तो बहुत आसानी से बन जाएंगे और एक आध सवाल थोड़ा सा ऐसा ट्विस्टेड आएगा जिसके लिए आपको थोड़ा सा नॉलेज चैप्टर का होना चाहिए। तो फिर वही बात आ जाती है, अगर आप लोगों ने मेरे लेक्चर्स एक बार भी देखे हैं तो आपको बेसिक नॉलेज तो जो है वो बनी जाएगा और बाकी ये जो आपका पैराग्राफ वगैरह है उसके बेसिस पर आप कर लोगे। तो पॉइंट ये है कि ये सबसे आसान हिस्सा है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग हिस्सा है। जो 2 सवाल आपके आने हैं केस बेस्ड स्टडी पे, वो उसमें से 8 नंबर में से 6 नंबर 7 नंबर खींचना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आसानी से जो इसको हासिल किया जा सकता है। मैंने पहले भी बात कही है, पहले के सेशन में, आज भी मैं इस बात को कह रहा हूं कि अगर हो सके तो आप लोग ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चंस हैं केस बेस्ड स्टडी वाले क्वेश्चन आप लोग पहले अटेम्प्ट करिएगा। 10 से 15 मिनट में हो जाएंगे मैक्स टू मैक्स, और इससे ज्यादा 20 मिनट लगेंगे यार आप 1-2 बार ढंग से स्लो अगर पढ़ोगे या धीरे धीरे पढ़ोगे तो। मगर फायदा ये होगा कि आपके 6-7 नंबर जो है वो एकदम कंफर्म सिक्योर जो है हो जाएंगे। बाकी क्वेश्चन में सोच के लिखना पड़ेगा, इसमें ज्यादा कुछ सोचने के लिए है नहीं। पैराग्राफ है, उसके ऊपर कम आपके जो है क्वेश्चंस वगैरह बनकर तैयार हो जाते हैं। अगला अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें इन प्रेज ऑफ तस्वीर लिखा हुआ है, यानी कि जो अबुल फजल ने तस्वीर को लेके जो भी बातचीत करी थी उसके ऊपर एक पैराग्राफ दिया गया है और उसके ऊपर फिर क्वेश्चंस वगैरह बनाए गए हैं। तो पहले हम लोग पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, उसके बाद में फिर इसके ऊपर जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। अबुल फजल held the art of painting in high esteem. Drawing the likeliness of anything is called तस्वीर। अबुल फजल जो थे ये पेंटिंग की जो आर्ट थी इसकी बहुत इज्जत करते थे। ड्राइंग द लाइकलीनेस ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड तस्वीर, और उनके अनुसार किसी भी चीज़ के जैसा, उसी के जैसा अगर आप उसकी पेंटिंग वगैरह बनाते हो तो उसको तस्वीर बोला, उन्होंने तस्वीर बोला है या तस्वीर शब्द का इस्तेमाल उसके लिए किया। हिज मैजेस्टी फ्रॉम हिज अर्लियर यूथ हैज शोन अ ग्रेट प्रेडिलिक्शन फॉर दिस आर्ट एंड गिव्स इट एवरी एनकरेजमेंट। अब ये अकबर की बात कर रहा है कि अकबर जो था वो शुरुआती दिनों से पेंटिंग के प्रति जो है खास रुझान रखते थे और हर तरीके से इस पर्टिकुलर आर्ट को जो है प्रोत्साहन देते हैं। एज ही लुक्स अपॉन इट एज अ मीन्स ऑफ बोथ स्टडी एंड अम्यूजमेंट, क्योंकि वो इसको 2 पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। एक तो इसको एक स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं और दूसरा वो इससे आश्चर्यचकित भी होते हैं। अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पेंटर्स हैव बीन सेट टू वर्क। अब इनके अंडर में बहुत सारे जो पेंटर्स हैं वो काम भी करते हैं बैठकर। ईच वीक सेवरल सुपरवाइजर्स एंड क्लर्क्स ऑफ द इंपीरियल वर्कशॉप सबमिट बिफोर द एम्परर द वर्क डन बाय ईच आर्टिस्ट एंड हिज मैजेस्टी गिव्स द रिवार्ड एंड इंक्रीजेस द मंथली सैलरीज ऑफ आर्टिस्ट अकॉर्डिंग टू द एक्सेलेंस डिस्प्लेड। अब इनका कहना यह है कि हर हफ्ते जो है ईच वीक सेवरल सुपरवाइजर्स एंड क्लर्क्स ऑफ इंपीरियल वर्कशॉप, अब ये क्योंकि पेंटिंग के काफी ज्यादा अच्छे पैटर्न है, पेंटिंग को पसंद करते हैं, तो फिर हर हफ्ते इनके अंडर में काम करने वाले जो आपके अलग अलग वर्कर्स वगैरह हैं जो पेंटिंग वगैरह से लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, वो आर्टिस्ट वगैरह जो भी हैं उनके द्वारा किया गया काम इनके सामने रखते हैं और जिसका काम जितना अच्छा लगता है, जिसका काम जितना एक्सेलेंस का होता है, उसके अकॉर्डिंग उसकी मंथली सैलरीज वगैरह जो हैं वो बढ़ाई जाती हैं। मोस्ट एक्सेलेंट पेंटर्स आर नाउ टू बी फाउंड एंड मास्टरपीसेस वर्थी ऑफ अ बिजहार्ट मे बी प्लेस्ड एट द साइड ऑफ वंडरफुल वर्क्स ऑफ यूरोपियन पेंटर्स हु हैव अटेन्ड वर्ल्ड वाइड फेम। अब इस प्रोत्साहन के कारण हुआ यह है कि मुगल अंपायर में बहुत शानदार पेंटर्स आपको देखने को मिलने लगे हैं और इनकी जो पेंटिंग्स है, इनका जो वर्क है वो भी बहुत जबरदस्त है। जैसे बिजहात करके एक पर्टिकुलर पेंटर का जिक्र आया है, वो बोलते हैं कि इसकी जो कलाकृतियां हैं, इसकी बनाई हुई पेंटिंग्स किसी भी तरह से यूरोपियन पेंटर से जो है कम नहीं है, जो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। द माइन्यूटनेस इन डिटेल, द जनरल फिनिश एंड द बोल्डनेस ऑफ एग्जीक्यूशन नाउ ऑब्जर्व्ड इन पिक्चर्स आर इनकंपैरेबल। अब वो तस्वीर किस तरह से बनाई जा रही है उसकी बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से आपका जो तस्वीरें बना के रखी जा रही हैं उसमें जो डिटेल्स वगैरह के ऊपर एक ध्यान रखा जाता है, जो ओवरऑल जनरल फिनिश उस तस्वीर की निकल कर आती है और जिस तरीके से रंगों का इस्तेमाल किया जाता है तस्वीर के ऊपर प्रभाव बनाने के लिए, वो इनकंपैरेबल है, वो बड़े शानदार है। Even inanimate objects look as if they have life। अब इसके कारण होता यह है कि अगर ऐसे भी कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको देख के लगता है, जिनमें जान नहीं है, उनको भी देख के ऐसा लगता है कि इनमें जिंदगी है। More than 100 painters have become famous masters of the art। अब यही जो है कलाकृतियां बना बना के 100 से ज्यादा आपके जो पेंटर्स हैं वो इस पर्टिकुलर आर्ट के मास्टर बन गए। दिस इज एस्पेशली ट्रू ऑफ द हिंदू आर्टिस्ट, और ये बात खास तौर पे हिंदू आर्टिस्ट के लिए ज्यादा मतलब आप कह सकते हैं। देयर पिक्चर सरपास अवर कंसेप्शन ऑफ थिंग्स। ये जो तस्वीरें बनाते हैं हम जितना तसव्वुर नहीं कर सकते चीजों का, जितना हम सोच नहीं सकते, उससे ज्यादा अच्छी अच्छी पेंटिंग्स अपनी बनाकर रख देते हैं। फ्यू इंडीड इन द होल वर्ल्ड आर फाउंड इक्वल टू देम। अब इस तरीके के जो पेंटर्स हैं पूरी दुनिया में बहुत ही कम मिलेंगे जो इनकी बराबरी कर सकें। इस तरीके से अबुल फजल ने जो है आर्ट ऑफ पेंटिंग के बारे में जो बातें कही थी उसका एक पैराग्राफ हमको बनाकर दिया हुआ है। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस वगैरह जो हैं वो हम लोग देखते हैं।
पहला क्वेश्चन है हाउ डिड अबुल फजल सीक टू लेजिटिमाइज द आर्ट ऑफ पेंटिंग, दूसरा हाउ डिड एम्परर अकबर लुक एट द आर्ट ऑफ तस्वीर, तीसरा डिस्क्राइब द वीकली रूटीन ऑफ आर्टिस्ट ड्यूरिंग अकबर टाइम। अब ये 3 सवाल आपसे पूछे गए हैं, तो अब इसमें पहला जो जवाब है लेजिटिमाइज द आर्ट ऑफ पेंटिंग, वो तो आप पहली जो लाइन्स हैं उन्हीं से दे सकते हो कि इनका कहना ये था कि भैया ये जो पेंटिंग्स वगैरह हैं ये मतलब एक ऐसा आर्ट है अपने आप में जो किसी मतलब एक ऐसी चीज जिसमें जान नहीं है उसमें भी ऐसा लगता है जान डाल दी है, एकदम बोलती हुई सी या फिर जिंदा सी प्रतीत होती है। तो ये सारी चीजें जो आप करते हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग बनाती हैं आर्ट को, और ये बहुत ज्यादा मतलब जो है अपने आप में ये कला जो है मैजिक की तरह हो जाती है। जो इसमें ज्यादा जितना ज्यादा जिसका हाथ पारंगत हो जाता है वो उतना ज्यादा अच्छी तस्वीरें बनाकर ऐसा प्रोजेक्ट कर सकता है कि जो तस्वीर आपने बनाई है एक इंसान की या किसी भी चीज की, ऐसा लग रहा है जैसे उसमें सच में जान डाल दी है आपने, वो लगभग आपको जिंदा लग रही है। इस तरीके से जो है ये आर्ट ऑफ पेंटिंग को लेजिटिमाइज करते थे अकबर। अगला क्वेश्चन जो है हाउ डिड अकबर एम्परर अकबर लुक एट द आर्ट ऑफ तस्वीर, तो इनके बारे में ये था कि बचपन से इसकी तरफ इंटरेस्टेड थे। एक बात ये आपका बढ़ावा भी देते थे, और इनका कहना ये था कि स्पेसिफिकली एनसीईआरटी में मेंशन्ड है कि भाई उलेमाओं के साथ में जो कंसेप्ट इनका जो झगड़ा चल रहा था उसमें ये बात निकल कर आई थी कि बादशाह का कहना ये था कि भाई ये जो तस्वीर बनाना है या ये जो पेंटिंग है ये आपका एक इबादत का तरीका है, क्योंकि ईश्वर जो है वही आपका किसी भी व्यक्ति में जान डाल सकता है। और यहाँ पर अगर आप इस तरीके की तस्वीरें बना रहे हो जो जिंदा के करीब प्रतीत होती हैं, तो एक तरीके से ये ईश्वर के ज्यादा करीब जाने के जैसा है, ये उनके ज्यादा करीब होने के जैसा है कि आप इस तरीके की पेंटिंग बना पा रहे हो। तो ये भी अपने आप में इबादत का एक तरीका है। ऐसा अकबर का थॉट प्रोसेस था जो हमको किताबों में देखने के लिए मिलता है। तो सेकंड पॉइंट आप यहां से लिख सकते हो। वीकली रूटीन की बात करेंगे अकबर के टाइम पर में, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि तस्वीरें वगैरह बनाया करते थे ताकि बादशाह को खुश किया जा सके, और हर हफ्ते जो है वो तस्वीरें बादशाह के सामने रखी जाती थी। जिसकी ज्यादा अच्छी लगी, जिसका लगा कि अपनी एक्सपेक्टेशंस को पास कर रही है, उस पर्टिकुलर व्यक्ति की जो फिर मंथली सैलरी वगैरह उसको बढ़ाया जाता था। इस तरीके से जो है आप इन तीनों का जवाब दे सकते हैं। आप यहां पर जो पैराग्राफ है इसकी मदद से इनका आंसर किया जा सकता है। बाकी इनके मॉडल आंसर्स वगैरह मैंने लिखे हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं कि लेजिटिमाइज द आर्ट बाय कोटिंग दैट एन आर्टिस्ट हैज यूनिक वे ऑफ रिकॉग्नाइजिंग गॉड व्हेन ही मस्ट कम टू फील दैट ही कैन नॉट प्रेजेंट लाइफ ऑन हिज वर्क, या फिर वही बात कि आप उनके करीब जा सकते हो, ईश्वर बन नहीं सकते। तो एक तरीके से आपको ईश्वर का जो है एहसास होता है कि जान डालने की ताकत किसी भी चीज में सिर्फ ईश्वर में है, मैं सिर्फ उसके करीब पहुंच सकता हूं। इसी को अलग तरीके से भी कहा जा सकता है कि आप इतना ज्यादा एक सजीव जैसी तस्वीरें बनाकर ईश्वर के ज्यादा करीब महसूस कर सकते हैं। दूसरा, ये अकबर जो थे वो स्टडी और एंटरटेनमेंट दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से तस्वीरों को देखा करते थे। शुरुआत से जो है उनकी इनमें इंटरेस्टेड थे, इंकरेजमेंट वगैरह देते थे, ऑल दैट। तीसरा, आपका जो वीकली रूटीन वगैरह वही है कि आपको हर हफ्ते जो है तस्वीरें सामने रखना होती थी, और अगर अच्छी लगी तो सैलरी बढ़ा दी जाती थी। तो इस तरीके से जो है आप जवाब दे सकते हो। आप बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप ऐसे लिखो, आप अपने शब्दों में इसको लिखिए, मगर इसके बेसिस पर और जो थोड़ा बहुत हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा है उसका अगर थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो तो इस पर्टिकुलर केस का जवाब देना काफी ज्यादा आसान बन जाता है। चलें अगला केस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन या फिर जो नेक्स्ट अब केस आता है उसकी हेडिंग है द ज्वेल्ड थ्रोन। This is how Shahjahan's jeweled throne Takht-e-Murasa in the hall of public audience in Agra place is described in the बादशाहनामा। अब बादशाहनामा में से उन्होंने उठा के एक छोटा सा आपको एक्सेप्ट दिया है, छोटा सा एक पैराग्राफ दिया है, जिसमें आपके शाहजहां का जो तख्त था जिसके ऊपर वो बैठते थे, जिसका नाम था तख्त-ए-मुरासा। अब वो पूरा का पूरा आपका सोने से और चांदी से और आपका रत्नों से जो है जड़ा हुआ था। तो वो ज्वेल्ड थ्रोन जो था, वो जो तख्त था, उसकी बातचीत की गई है। अब इसकी डिस्क्रिप्शन को बादशाहनामा में कुछ इस तरह से लिखा गया, दिस गॉर्जियस स्ट्रक्चर हैड अ कैनोपी सपोर्टेड बाय 12 साइडेड पिलर्स। अब ये जो स्ट्रक्चर था इसके ऊपर एक छतरी लगी हुई थी या एक कैनोपी लगी हुई थी, जिसको 12 तरफ से जो है पिलर्स वगैरह की मदद से सपोर्ट किया गया था। मेजर 5 क्यूबिट्स इन हाइट फ्रॉम द फ्लाइट ऑफ स्टेप्स टू द ओवरहैंगिंग डोम। अब ये उसकी हाइट बताइए कि कितनी कितनी हाइट के आपके पिलर्स थे, और आपका जो सीढ़ियां थी जिनसे वो तख्त पर जाके बैठता था उनसे कितनी की हाइट वगैरह है। On His Majesty's coronation, he had commanded that 86 lakh worth of gems and precious stones and 1 lakh tolas of gold worth another 14 lakh should be used in decorating it. अब जब आपके शाहजहां साहब जो थे इनको तख्त पर बैठाया गया था, यानी कि जब ये बादशाह बने थे, तब इन्होंने ये आदेश दिया था कि 86 लाख रुपए के जो आपके रत्न वगैरह हैं और जो आपके दूसरे प्रेशियस स्टोन्स हैं और 1 लाख तोले के करीब जो सोना है, जो फिर 14 लाख रुपए का पड़ेगा, उसकी मदद से जो है आपको इस पूरे के पूरे थ्रोन को डेकोरेट करना है, इसको सजाना है। The throne was completed
इन द कोर्स ऑफ 7 ईयर्स। अब जिस तरीके से इन्होंने ऑर्डर दिया था उस तरीके से बनाते बनाते 7 साल लग गए इसको पूरा होने में। एंड अमॉन्ग द प्रेशियस स्टोन्स यूज्ड अपॉन इट वाज अ रूबी वर्थ 1 लाख ऑफ रुपीस दैट शाह अब्बास सफवी हैज सेंट टू द लेट एम्परर जहांगीर। अब इसी जो सारे के सारे प्रेशियस स्टोन्स इस्तेमाल हुए हैं उसमें एक रूबी का भी इस्तेमाल किया गया था जो आपके एम्परर शाह अब्बास सफावी ने भेजी थी ईरान से, और ये भेजी गई थी लेट एम्परर जहांगीर को। अब इस रूबी का ये रूबी जो है अपने आप में 1 लाख की यानी कि काफी भारी और काफी महंगी रूबी होगी। एंड ऑन दिस रूबी वेर इंस्क्राइब द नेम्स ऑफ ग्रेट एम्परर्स तिमूर, साहिब किरण, मिर्जा शाहरुख, मिर्जा उलूग बेग एंड शाह अब्बास एज वेल एज द नेम ऑफ एम्परर अकबर जहांगीर एंड दैट ऑफ हिज मैजेस्टी। अब ये जो रूबी है इसके ऊपर कई सारे लोगों के नाम लिखे हैं। तैमूर का नाम लिखा है जिसके नाम के साथ साहिब किरण जोड़ा गया है, मिर्जा शाहरुख का नाम लिखा है, मिर्जा उलूग बेग का नाम लिखा है, शाह अब्बास का नाम लिखा हुआ है। ये सारे ईरानी और बाकी जो ऊपर के आपके जो इन्वेडर्स वगैरह थे उनके नाम, या ऊपर के जो आपके एम्परर्स हैं ईरान वगैरह के या सेंट्रल एशिया के, उनके नाम है। उसके बाद में फिर आपके जो मुगल्स थे उनके भी नाम लिखे हुए हैं, अकबर जहांगीर और आपके जो अकबर जहांगीर और ये जो शाहजहां हैं, इन सबके नाम वगैरह जो है लिखे हुए थे। अब इसमें सवाल जो बनता है, व्हाट इज द थीम ऑफ द पैसेज एंड व्हाट इज इट्स सोर्स। तो सोर्स तो अपने को पता चल गया कि बादशाह नामा है, और थीम क्या है, इसमें जो आपका शाहजहां का जो तख्त है उसका डिस्क्रिप्शन आपको देखने के लिए मिलता है। 2 लाइन में जवाब जो है बना के तैयार किया जा सकता है। व्हाट काइंड ऑफ डेकोरेशन डिड एम्परर कमांडेड टू बी डन ऑन द थ्रोन। इसमें तो आपको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ इतना बोल दीजिए, यहां से जो है उतार दीजिए, द एम्परर हैड कमांडेड 80 लाख वर्थ ऑफ जेम्स, एंड यहां से लेके आपका जो है यहां तक कि सोने वगैरह का इस्तेमाल करके डेकोरेट करो। अब इसमें तो ज्यादा आपको दिमाग भी खर्च नहीं करना, बस यहां पे ये ही हैड की जगह पे ही हटा के द एम्परर हैड और उसके बाद में जस का तस उतार दीजिए, 1 नंबर फ्री का आपके हाथ में आ गया। थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन वाज द थ्रोन कंप्लीटेड, हु गिफ्टेड रूबी यूज्ड ऑन द थ्रोन। तो थ्रोन को कब कंप्लीट किया गया था और इसमें जो लगा हुआ रूबी जो है या फिर इसमें जो रूबी इस्तेमाल किया गया था वो किसने गिफ्ट किया है। बहुत आसान है, इसमें भी ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आपके पैराग्राफ से बन जाएगा। पहली लाइन उतार दीजिए कि थ्रोन भैया कंप्लीट होने में 7 साल लगे थे, और इसके ऊपर जो रूबी की बात की गई है वो आपको जो 1 लाख के करीब था उसको शाह अब्बास सफावी ने जो है आपको गिफ्ट किया था। शाह अब्बास सफावी के द्वारा जो है रूबी आपको भेजी गई थी। तो यहां पर जो है 2 नंबर आपको 2 लाइनें लिखकर आसानी से मिल जाएंगे। इस तरीके से पैराग्राफ का जो क्वेश्चन है आसानी से आपका हल हो जाएगा। अब अगला पैराग्राफ, उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो यहां पे वही सारे आंसर्स वगैरह लिखे हुए हैं, बट इनको आप देखना चाहें देख लें, बट इसका ये पैराग्राफ पढ़ के आप अपने शब्दों में भी इसका जवाब जो है वो बना सकते हैं। अगला देखते हैं, स्टडी द फॉलोइंग पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। अब अपने को ये फोटोग्राफ जो है वो देखनी है, और इस फोटोग्राफ के बाद फिर इस फोटोग्राफ को देखने के बाद में जो क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए अपने को इसका जवाब देना है। तो फोटोग्राफ में आपको दिखाया गया है कि जहांगीर जो है वो शिकार कर रहा है। यहाँ पर एक ब्लैक कलर की कुछ आकृति है जिसके चारों तरफ कालीमा दिखाई गई है। कालीमा मतलब ये जो चारों तरफ कालीमा काला काला जो है कालापन दिखाया गया, उसके चारों तरफ में काला हो रहा। उसके पैरों के नीचे एक इस तरीके का मोटिव बना है जिसमें शेर और लैम जो है साथ में बैठे हुए हैं। एक देवदूत खड़ा हुआ है यहाँ पे पंखों के साथ में, ये इनको तीर पे तीर दिया जा रहा है। 2 देवदूत इनके सर के ऊपर जो है यहाँ पे इस तरह से ताज लेके खड़े हुए हैं। एक देवदूत जो है यहाँ पे एक पर्टिकुलर चेन लेके पकड़ा हुआ है जो जमीन पर आके यहाँ पे गड़ी हुई है, और इस तरीके से। और जहांगीर जो है इसके सर के पीछे आपको एक चमकता हुआ हैलो या फिर एक चमकता हुआ जो है आपको एक गोल सा आपको एक चक्र दिखाई दे रहा है, जो एक इंडिकेशन है कि ये डिवाइन एंड ऑल दैट। इस तरीके से आपको ये फोटोग्राफ जो है ये दिखाई गई है। अब इस पर्टिकुलर फोटोग्राफ के ऊपर किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं उसके बारे में हमको बात करनी है। व्हाई द स्टडी द फॉलोइंग पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो फोटोग्राफ हम लोगों ने देख ली, आप क्वेश्चंस पढ़ते हैं, इनके जवाब देने हैं। व्हाई द आर्टिस्ट हैज एनवेलप्ड द टारगेट इन द डार्क क्लाउड। तो इसको जो है कालीमा में इसलिए दिखाया गया है, इसको एकदम काला काला इसलिए किया गया है क्योंकि ये जो है आपका इविल या फिर जो आपका जो बुरी चीजें हैं ये उनका इंडिकेशन है, और बादशाह उसका शिकार कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो अपने राज्य में ये जो गरीबी है, भुखमरी है, तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, ये सारी बुरी चीजों को शिकार करके हटा रहे हैं, मार रहे हैं, मतलब अपने लोगों के लिए प्रोस्पेरिटी लेकर आ रहे हैं। तो ये इसलिए क्योंकि ये एक बुरी चीज है इसलिए इसको डार्क ऑरा में या फिर डार्क क्लाउड में दिखाया गया। इसके चारों तरफ में आपको कालीमा कालीमा इस तरीके से दिखाई गई है कि उसके ऑरा में आपको समझ में आए कि ये एक अच्छी चीज नहीं है, इसको
खत्म करना चाहिए। दूसरा, व्हाट डज द एनिमल सीन इन द पेंटिंग अंडरनीथ द फीट ऑफ द एम्परर स्टैंड फॉर। तो ये पर्टिकुलर एक जो एनिमल्स हैं जिनको इस तरह से बनाया गया है, ये इंडिकेट ये करते हैं कि भाई एम्परर का राज जो है इसमें न्याय सबसे ऊपर रखा गया है और जस्टिस को इतना इंपॉर्टेंस दिया गया है कि आपका चाहे शेर और लैम्प जो एक दूसरे के परस्पर विरोधी हैं, शेर कभी लैम्प को जिंदा नहीं छोड़ेगा और लैम्प कभी शेर के साथ नहीं रह सकती, वो भी जो है न्याय के कारण बादशाह का जो रूल है इसमें साथ साथ को एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये साथ में शांति से रह रहे हैं। तीसरा, What does the chain descending from the heaven symbolize। तो ये चेन जो है ये सिंबलाइज करती है न्याय वगैरह, कि ये जो न्याय करने की पावर है, रूल करने की जो अथॉरिटी है, ये इनको आपका बाकायदा ईश्वर से मिली हुई है। ये सारी बातें हम लोगों ने एनसीईआरटी में पढ़ी हुई हैं। What does the halo shown around the face of जहांगीर सिंबलाइज, ये भी एक बात बताता है कि ये डायरेक्ट ईश्वर के डिसेंडेंट हैं और वो सारी कहानियां वगैरह जो थी मंगोल क्वीन की एंड ऑल दैट, तो इनके पास में राज करने का डिवाइन सेंशन है। इस तरीके से ये चीज इनका एक किंगशिप वगैरह जो है उसके प्रति एक आपका जो दावा है उसको मजबूत किया जाता है। यही सारी बातें यहां पर बताई गई हैं, तो वही बातें मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप चाहें तो इसमें देख सकते हैं, नहीं तो भी कोई इश्यूज़ नहीं है, आप इसको अपने शब्दों में भी जो है लिख सकते हैं। दो दो लाइनों में या तीन तीन लाइनों में इसके जवाब वगैरह जो है बनकर तैयार हो जाएंगे। तो इस तरीके से अपने को केस बेस्ड क्वेश्चंस करना है। केस बेस्ड क्वेश्चंस करने के लिए दो तीन बातों का ध्यान अपने को रखना है। पैराग्राफ वगैरह अपने को पता होना, अच्छे से पढ़ना है, ढंग से समझना है ताकि उसके जवाब दिए जा सकें। कई बार पैराग्राफ में एक आध सवाल आउट ऑफ कंटेक्स्ट भी पूछा जा रहा है, तो थोड़ा सा अपने को चैप्टर का नॉलेज भी होना जरूरी है। इसलिए मैं फिर आप लोगों से कहूँगा लेक्चर्स वगैरह आप लोग देख लें एक बार जो अपलोडेड हैं किंग्स एंड क्रॉनिकल्स के, उसके बाद में ये क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से आप लोग कर पाएंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हर जगह यहाँ पर अपने को ध्यान ये रखना है कि बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक एक नंबर के जो क्वेश्चन हैं उसमें दो लाइनें तीन लाइनें मैक्स, और आपके जो 2 नंबर का सवाल है मैक्स टू मैक्स 4 से 5 लाइनें, इससे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं। इतना आप करें, इसमें आपका काम बन जाएगा। चलें, तो इस तरीके से जो है आपको ये सारे क्वेश्चंस वगैरह। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन। इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोगों ने जो हमारा पहला चैप्टर है टर्म 2 का, या फिर इस तरह से बोल सकते हैं जो हमारी पहली थीम है, थीम नंबर 9 किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, इसमें से केस बेस्ड क्वेश्चंस किस तरीके से बन सकते हैं, किस तरीके से उनको डील करना है, किस तरह से टैकल करना है, वो सब हम लोगों ने देखकर खत्म किया है। नेक्स्ट जो हमारा सेशन रहेगा उसमें जो इसके बाद वाला चैप्टर है कॉलोनिज्म एंड कंट्री साइड, उसमें से फिर किस किस तरीके से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप और केस बेस्ड स्टडीज, ये भी अब हम लोग देखेंगे। तो वो सारी बातें होंगी नेक्स्ट क्लास में। उसके पहले पहले आप लोगों को उसका भी टेस्ट पेपर जो है वो मिल जाएगा, तो आप उसको डाउनलोड करें, एक बार अगर हो सके तो उसको पढ़ें, अटेम्प्ट करें, और उसके बाद में फिर उसके सेशंस वगैरह देखें। इससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। वो बच्चे जिन्होंने पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा है उनसे मेरी गुजारिश रहेगी, चाहे ये वाला चैप्टर हो, चाहे इसके बाद वाला चैप्टर हो, या उसके बाद वाले चैप्टर हो, आप लोग एक एक बार इनके लेक्चर्स देख लें। उसके बाद में फिर आपको ये क्वेश्चंस वगैरह अटेम्प्ट करने में ज़्यादा आसानी होगी, ज़्यादा बढ़िया तरीके से आप इनके क्वेश्चंस कर पाएंगे। ये सीरीज़ वगैरह में एक बार हम लोग देख लें कि किस तरीके से आपके क्वेश्चंस वगैरह फ्रेम किए जा रहे हैं, सारी चीज़ें। उसके बाद में फिर हम लोग आपको इसके 1 शॉट वीडियोस भी प्रोवाइड करेंगे। उससे ज़्यादा उसमें से मैक्सिमम बेनिफिट उठाने के लिए सबसे अच्छा यही रहेगा कि एक बार आप इसके पहले के लेक्चर्स देख लें और इसमें जो भी आपके क्वेश्चंस वगैरह बन रहे हैं अलग अलग चैप्टर से, उनकी प्रैक्टिस कर लें। इसके बाद में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप लोग अगर टर्म 2 में जाएँ तो 40 में से किसी भी हालत में 35, 36, 37, 38 इससे कम नंबर आप स्कोर करें। ऑब्वियस ही बात है, आप बहुत बढ़िया स्कोर जो है फिर अपना टर्म 2 के पेपर में कर पाएंगे। तो इसी नोट पे आज के लिए हम लोग अपनी बातचीत को यहीं खत्म करते हैं। थीम नंबर 9 किंग्स एंड क्रॉनिकल्स टर्म 2 का पहला चैप्टर, जितने तरीके के क्वेश्चंस बन सकते थे वो सारे आपको करवा दिए गए। मैप बेस्ड क्वेश्चन सारे चैप्टर्स के एक साथ हम लोग इकट्ठे करेंगे, तो वो एक पर्टिकुलर सेशन जो है सबसे लास्ट में होगा। कई लोग ये पूछेंगे कि मैप बेस्ड क्वेश्चंस नहीं कराए, तो उसका जवाब यही है, सारे चैप्टर्स के मैप बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग इकट्ठे एक साथ करेंगे, तो वो एक अलग सेशंस बाद में रखे जाएंगे। अभी जो राइटिंग प्रैक्टिस है, जो आपके लिखने के कितनी वैरायटी के क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो सारे अभी हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये सेशन खत्म होता है। समाप्त करने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हमारी मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर जाएँ या मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर जाएँ। सारा का सारा एजुकेशन यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है और आपसे किसी भी तरीके का चार्ज नहीं लिया जाता। मैग्नेट ब्रेन्स ये इंश्योर करता है आप लोगों तक सारा का सारा क्वालिटी कंटेंट एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाया जाए, ताकि किसी भी तरीके से किसी भी परिस्थिति में आपकी शिक्षा और दीक्षा पे कोई रोक ना लगे, आप लोगों की पढ़ाई, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी जो है वो लगातार चलती रहे। सो इसी नोट पे आई वुड बी कॉलिंग इट द डे एंड आई वुड बी कंक्लूडिंग द लेक्चर। अपना बहुत ख्याल रखें, बहुत मेहनत करें, पॉजिटिव रहें और जुड़े रहें मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू।